सो गाइज वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया हुआ है ना, इसके हम लोगों ने सेक्शन ए को पूरी तरह पिछली वीडियो में कर लिया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करेंगे सेक्शन बी से। तो यहाँ पर जो सेक्शन बी है ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये कह रहा है चेक वेदर द 3 लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन गिवन बिलो इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। कह रहा है कि यहाँ पर जो हमें 3 इक्वेशन दी गई ना, इन 3 इक्वेशन से लाइन बन रही है और वो लाइन तीनों एक कॉमन पॉइंट में क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब समझ रहे हो कि देखो ये हो गई हमारी एक लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन, ये हो गई तीसरी लाइन, ये तीनों लाइन एक पॉइंट में क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, अभी हम लोग कैसे बताएंगे, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी एक्स वाई की वो हम लोग तीसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर तीसरी वाली इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यू पुट करने से 0 आ जाता है तो समझ लेना कि ये हमारा सही है, वरना नहीं हो पाएगा। मतलब सही है का मतलब ये है कि भैया ये एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे तीनों। ठीक है, कॉमन पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है उसको हम लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर है जो पहली इक्वेशन है वो हमारे पास है 2x और फिर यहाँ पर प्लस y है, माइनस हमने कर दिया 1 इक्वल्स टू हो गया 0, और फिर है हमारे पास 4x प्लस 3y प्लस 5 और यहाँ कर दिया इक्वल्स टू 0, और लास्ट में हमारे पास 5x प्लस 4y और यहाँ पर प्लस 8, यहाँ कर दिया हमने 0। अब इसको बोलेंगे ये पहली इक्वेशन है, इसको बोलेंगे ये दूसरी इक्वेशन, और इसको कहेंगे ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहली और दूसरी इक्वेशन दिख रही है ना, इन दोनों इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो। देखो क्या हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं जिससे हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू ला सकते हैं। बिल्कुल हम लोग इसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं। देखो अगर हम लोग क्या करते कि 2 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से 4 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें वाई की वैल्यू पहले मिल जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। देखो हमने क्या कहा कि हम लोग अभी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 2 का। किस इक्वेशन में करेंगे, इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया हमने 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2y, और यहाँ कर दिया -2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ठीक है, ये हो गई हमारे पास। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर दूसरी इक्वेशन है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आया हमारे पास जैसे कि लिखा 4x और यहाँ कर दिया प्लस 3y किया, प्लस हमने यहाँ पर कर दिया 5 इक्वल्स टू 0। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये प्लस का तो यह माइनस, ये प्लस का ये माइनस, ये हमारा कैंसिल, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा -y। ठीक है, और यहाँ पर मिलेगा -7। देखो माइनस का ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर y माइनस का है, ये 7 माइनस का इधर चला जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, हमारे पास प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -7। तो देखो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, -7 मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, जो ये y की वैल्यू है ना, इसको उठाएंगे और पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर यहाँ लिखा हमने y को पुटिंग, ओके, पुटिंग y इक्वल्स टू -7। ठीक है, इन इक्वेशन किस में करना है, फर्स्ट वाले में करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 2x प्लस -7 कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर -1 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 0। तो ये हो गया हमारे पास 2x, ओके, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस माइनस 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 हो जाएगा, प्लस साइन रहेगा माइनस का, यहाँ पर हो गया 8 इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 0। 8 प्लस का सॉरी माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, तो ये 2x और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। तो x हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 4 मिल गया। ठीक है, x हमें 4 मिल गया, y हमें -7 मिल गया। अब क्या करेंगे, इस x और y की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर जो हमारी तीसरी इक्वेशन है उसमें। क्लियर हो गई इतनी बात। तो चलो यहाँ पर करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें x और y कितना मिल गया, 4 और -7 मिला हुआ है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पुट x एंड y। ठीक है, जो x y हमें मिला हुआ है जो कि है यहाँ पर 4, और यहाँ लिख दिया -7। ओके, ये लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ कर दिया -7 इन इक्वेशन हमने कर दिया यहाँ पर तीसरी। क्लियर इतनी बात। अब देखो जो तीसरी इक्वेशन है वो क्या हमारे पास 5 है, 5 के बाद क्या x है, तो x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 4। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 हो गया, यहाँ पर प्लस फिर 4 है, y की जगह पे हम लोग -7 कर देंगे, यहाँ कर दिया +8, यहाँ कर दिया हमने इक्वल्स टू 0। 4 5 जा हो गया 20, प्लस माइनस हो जाएगा -7, 4 जा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास +8, और यहाँ पर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, ओके, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये प्लस
8 है प्लस का, ये है 20 प्लस का, सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 28, यहाँ पर 28, इसको सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा भाई 0 ही तो आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। तो हमने क्या बताया था, अगर इसको सॉल्व करने में 0 आता है तो यहाँ पर जो हमारी ये 3 लाइन है ये आपस में एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, कितना सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। तो भाई साहब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये क्या कह रहा है, शोन ब्लो इन अ सर्कल ओके विद सेंटर ओ एंड क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये सर्कल है और इसमें जो हमारे पास ओ है वो सेंटर है और एन क्यू क्या है हमारे पास, ये क्या है, ये टेंजेंट है। ठीक है, यहाँ कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ओ क्यू एन, इस एंगल का हमें मेजरमेंट निकालना है। ठीक है, सोन योर वर्क एंड गिवन द वैलिड रीजन। अब हमें वैलिड रीजन देना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो ये एन क्यू क्या है, क्वेश्चन ने बताया हुआ है ये टेंजेंट है। ठीक है, अब ये क्या है, सर्कल का सेंटर है। अब सर्कल के सेंटर से ये हमारी लाइन गई कहाँ पर, सर्कमफ्रेंस में छू रही, तो इसका मतलब ये ओ से लेकर एन तक क्या हो गई, ये हमारी हो गई एक रेडियस। क्या हो गई, रेडियस। अब ध्यान देना, रेडियस कभी भी टेंजेंट को टच करती है तो क्या होता है भैया 90 का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर 90 का हमारा एंगल बन गया। अब क्या पता है, देखो हमें ये वाला एंगल निकालना है। अगर हम इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखें, इस वाले को, ठीक है, इसको, तो अगर हम लोग ये वाला एंगल फाइंड कर ले कैसे भी करके, तो यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल निकाल लेंगे, है ना। बट यहाँ पर बात आती है ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे। देखो ये तो हमने निकाल लिया 90, अब हम लोग ये वाला भी निकाल ले तो हमारा काम बन जाए। तो अब ये सोचो कि इसको निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है एनपी। ये क्या दिख रहा है, एनपी एक आर्क है। क्या दिख रहा है, ये आर्क है ना। हमें पता है कि जब कभी भी कोई एक आर्क होती है और उस आर्क से सेंटर पे एक एंगल बन रहा होता है, तो वो जो एंगल होता है, जो सेंटर बन रहा है, वो ट्वाइस होता है किससे, जो दूसरा एंगल बन रहा होता है इसी आर्क से और इस सर्कल के कहीं भी सर्कमफ्रेंस पे बन रहा होता है। ये बात समझ में आई, फिर से हम बोलते हैं। देखो जैसे कि ये हमारा क्या है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, अब देखो ये जो आर्क दिख रही है, इस आर्क से अगर कोई दूसरा, है ना, एंगल बनता है इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस में, जैसे कि ये वाला बन रहा है इस जगह पे 25 डिग्री का, तो इसी आर्क से बन रहा ना। तो इस आर्क से अगर कोई दूसरा एंगल बनता है इस सर्कमफ्रेंस में, तो वो एंगल इससे कम होता है। मतलब ये डायरेक्टली हम बोल देते हैं कि जो सेंटर वाला सर्कल होता है वो ट्वाइस होता है इस वाले एंगल से। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो, तो ये 25, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 50 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। फिर से बोले, देखो जब कभी भी एक आर्क से, ये जैसे आर्क है, इस आर्क से सर्कल के सेंटर में कोई एंगल बनता है, वो ट्वाइस होता है किससे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस में बन रहा हो। मगर सर्कमफ्रेंस में बन तो रहा हो, मगर बनना चाहिए इस आर्क से ही बनना चाहिए। जैसे इसी आर्क को पकड़ो तो ये देखो हमारा बन रहा है, इसी आर्क को पकड़ो तो ये बन रहा है। तो इतनी बात क्लियर है। ये 25 है तो ये ट्वाइस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब हमें ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है, अब हम लोग ये एंगल आराम से निकाल लेंगे। एंगल से प्रॉपर्टी से हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास जो एंगल O है, ठीक है, या फिर पूरा लिख दो NO, ओके Q है NOQ ये एंगल, प्लस हमने लिख दिया यहाँ पर ONQ ये वाला एंगल, और प्लस कर दिया हमने एंगल OQN ये वाला एंगल का अगर हम लोग सम करेंगे तो 180 हो जाएगा। और यहाँ पर O वाला एंगल जो है वो 50 है और N वाला एंगल हमारे पास 90 है। तो यहाँ पर हो गया OQN इक्वल्स टू 180। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एंगल OQN इक्वल्स टू 180 और यहाँ पर 50 90 हो जाएगा हमारे पास कितना 140। यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 40। तो यहाँ पर एंगल जो है ना OQN वो कितना है हमारे पास 40 है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया जो कि है 40, ये हमारा n है भाई साहब। तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 23 है ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन देम इज 303 एंड देयर HCF इज 101। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमें यहाँ पर फाइंड करना स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। दो हमें ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जो सबसे छोटे हों, वो भी 4 डिजिट के नंबर हो। ठीक है, और उनका अगर हम लोग डिफरेंस करते हैं तो 303 आता है और उसका जो HCF करेंगे वो 101 आएगा, है ना। कितना सिंपल। तो देखो हम लोग बहुत इजीली निकाल लेंगे ये अलग आंसर इसका। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसमें देखो कहा गया है कि भैया हमारे पास 2 नंबर हैं।
लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर और यहाँ लिख देते हैं कि भैया जो सेकंड नंबर है इनका जो डिफरेंस है वो है हमारे पास 303, ठीक है। और अगर हम लोग HCF की हम लोग बात करते हैं तो जो HCF है इसका वो है 101 है, ओके। तो हमें पता है कि जो HCF होता है वो दोनों नंबर में कॉमन होता है, सेम ही होता है HCF। तो हम लोग बोल सकते हैं जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास वो क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा, और जो सेकंड नंबर है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा 101 होगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसमें 101 तो होगा ही और इसके साथ कोई और नंबर भी होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। यहाँ पर x लिख देते हैं तो यहाँ पर y लिख देंगे। फिर से समझो, यहाँ पर क्या है कि HCF का मतलब क्या होता है, ये दो नंबर का, इस नंबर और इस नंबर का HCF है। तो इसका मतलब ये होता है कि भैया कि ये जो नंबर है ना ये वाला, इस नंबर में ये कहीं ना कहीं आता है और ये वाला नंबर इस वाले नंबर में भी ये आता है। या फिर ये समझ लो कि जिसका ये HCF है इसका मतलब ये हो रहा है कि इससे ये नंबर पूरी तरह डिविजिबल हो जाता है, ये भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 101x हो गया, 101y हो गया। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो इसका मतलब ये हो रहा है 101 × x हो गया, मतलब यहाँ पर x की जगह में ऐसा कोई नंबर होगा, ठीक है, जिसको ये 4 डिजिट नंबर ये बना देगा जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इतना सिर्फ समझने के लिए। अब इसके आगे आ जाओ, तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड में रख देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 101x आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 101y आ जाएगा, इक्वल टू हमने कर दिया 303 कर दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 101 यहाँ पर आ गया x माइनस वाई, यहाँ पर कर दिया हमने 303 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू कर दिया हमने 3, ये हमको मिल गया। अब यहाँ पर ना हमने क्या किया, x इधर रखा और यहाँ कर दिया हमने 3 और यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ कर दिया हमने y कर दिया। अब यहाँ पर सोचो कि y की जगह पे हम लोग कौन सा नंबर ले सकते हैं। अगर हम लोग 8 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने 8 लिया तो मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 808 हो गया। अगर 7 भी ले लेंगे x है ना, चलो y लिख दो। अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, y की जगह पे हम लोग अगर क्या ले लेते हैं 7 लेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा 707 आएगा। तो हमें यहाँ पर y की जगह में ऐसा कोई नंबर लेना है जिसमें हमारा ये 4 डिजिट बन जाए। तो वो मान लो अगर हम लोग इसको 10 ले लेते हैं, 101 इंटू अगर हमने यहाँ पर ले दिया 10 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1010 आ जाएगा, हो जाएगा हमारे पास काम, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 कर दिया हमने, प्लस y की जगह पे हमने क्या कर दिया है यहाँ पर 10 कर दिया और इसको हमने ऐड किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 13 आ गया। तो x हमारे पास 13 आ जाएगा। अब इधर हम लोग 13 रख के देखते हैं तो यहाँ पर आ गया 101 और x की जगह पे हमने लिखा 13 और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 13 और यहाँ पर आ गया 13 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये 13 आया था तो देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हमने x, ठीक है, और यहाँ हमारे पास माइनस वाई इक्वल्स टू 3 था, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास x आ गया 13, y इधर भेज दिया, 3 को इधर ले आए और यहाँ पर आ गया हमारे पास y, तो यहाँ पर y हमें कितना मिल गया 10 मिल गया। अब y की जगह पे अगर हम लोग 10 पुट कर देते हैं तो 101 इंटू अगर 10 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1010, तो यही हो जाएंगे हमारे वो नंबर हो जाएंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो एक बार और देखो, नहीं आई है तो देखो क्वेश्चन ने कहा था कि हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए, ये 4 डिजिट नंबर है, ठीक है, पेयर चाहिए मतलब 2 नंबर चाहिए। तो उनका जो डिफरेंस है वो ये 303 है और उनका जो HCF है 101 है। पूरा जो खेल खेला जा रहा है यहाँ पर HCF से खेला जा रहा है। तो यहाँ पर ये समझना HCF का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो 101 है, ठीक है, HCF है। तो HCF का मतलब होता है कि अगर हम लोग इस नंबर से डिवाइड कर देते हैं, है ना, HCF से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये पूरी तरह कट जाएगा और इसको भी अगर HCF से डिवाइड कर देंगे तो ये भी पूरी तरह कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो HCF है वो इस नंबर में भी होगा और इस नंबर में भी होगा, ये कॉमन सी बात है, हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट नंबर लिखा और HCF लिखा और साथ में x लगा दिया कि इसके साथ एक और कोई नंबर ज़रूर होगा क्योंकि 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड में लिखा और यहाँ पर कर दिया हमने y क्योंकि इसके साथ भी कोई नंबर होगा क्योंकि हमें यहाँ पर 4 डिजिट नंबर चाहिए। अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन ने कहा था उसकी जगह पे देखो, फर्स्ट वाली जगह पे ये लिखा, सेकंड वाली जगह ये लिखा और इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमें यहाँ पर मिला x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो हमने क्या किया, y को इधर भेज दिया और फिर हमने चेक किया कि y की जगह पे कौन सा नंबर हम लोग रख सकते हैं। जैसे कि पहले हमने 8 को रख के देखा तो 8 जब हमने लिखा तो 808 आया, ये तो भैया छोटा है,
है ना, 4 डिजिट से छोटा हो जाएगा। तो फिर हमने सोचा कि अब हम लोग 10 रख के देखते हैं y की जगह पे। तो जब हमने 10 पुट किया तो हमें यहाँ पर 4 डिजिट नंबर मिल रहा, तो यहाँ पर हमने 10 पुट कर दिया, फिर हमने ऐड किया तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पर 13 मिल गई 13। तो यहाँ पर जब 13 मिली तो इसमें कर दिया 13 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें पहला नंबर मिल गया जो है 13। और जब हमें x की वैल्यू मिली तो इसमें x की वैल्यू पुट कर दी तो हमें y मिल गई, जो कि हमें क्या मिला है 10। तो यहाँ पर y की जगह पे 10 कर दिया तो हमें दूसरा नंबर मिल गया जो कि है 10। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा सोल्यूशन, है ना। कितना सिंपल, देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ से हमारा पूरा आंसर निकालना, वो क्या है HCF। तो HCF बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 24 है ये क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है cos थीटा, ठीक है ये है, और cos थीटा ये है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड cosec 2a प्लस बी, है ना, हमें ये फाइंड करना, मतलब cosec 2a प्लस बी क्या होगा, हमको ये फाइंड करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को थोड़ा सा देखा हमने, यहाँ पर है 24 और यहाँ पर लिखा हमने cos, यहाँ कर दिया हमने a प्लस 2b कर दिया, ठीक है। यहाँ क्या कर दिया हमने a प्लस 2b इक्वल्स टू कर दिया 0। अब अच्छा बताओ cos 0 कब होता है ना, मतलब cos 0 कब होता है, 90 में होता है, 30 में होता है, ओके 45 में होता है, किस में होता है, cos 90 में 0 होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर 0 की जगह पे cos 90 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है cos, यहाँ कर दिया हमने a प्लस 2b हो गया, cos से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ कर दिया हमने a प्लस 2b और इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 90 कर दिया। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास a प्लस 2b इक्वल्स टू 90 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें गिवन है, क्या था, cos, यहाँ कर दिया b माइनस a गिवन था, ठीक है भाई साहब, इक्वल्स टू क्या गिवन है, √3/2 हमें ये गिवन है। ओके अब हमें √3/2 ये बताओ cos 30 में आता है, cos 60 में आता है, किस में आता है। तो हमें पता है कि cos 60 जो होता है, सॉरी cos जो 30 होता है वो उसकी वैल्यू होती है √3/2 होती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया cos, ठीक है, और यहाँ कर दिया हमने b माइनस a कर दिया। अब cos से ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हमें b माइनस a हमको क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया है 30 मिल गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 2b हमने लिखा इक्वल्स टू 90 किया, और यहाँ पर हमने कर दिया, यहाँ पर क्या है b माइनस a है ना, तो a को पहले लिख लेंगे तो माइनस a हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास b इक्वल्स टू 30 हो गया, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और 3b हो गया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास, ठीक है 120। इसको सॉल्व करेंगे 3 4 ज़ा, तो b इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया, 40 मिल गया। तो हमें यहाँ पर मिल गया है b 40, क्या मिल गया हमें, b यहाँ पर 40 मिल गया, ठीक है इतनी बात। अब हमें b जब मिल गया है तो हम लोग क्या करते हैं, अब a की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब a की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस वाले में रख दो, चलो इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, ताकि आप अच्छे समझ जाओ। जो b की वैल्यू है अब हम लोग सेकंड वाले इक्वेशन में रखेंगे, तो b इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। चलो तो यहाँ लिखा हमने 40 माइनस a इक्वल्स टू 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 माइनस 30 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास a, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास a। तो a की वैल्यू हमें यहाँ पर 10 मिली है और b की वैल्यू हमें यहाँ पर 40 मिली है। अब हमें फाइंड क्या करना था, cosec, ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं। हमको यहाँ पर फाइंड करना था cosec, ओके, cosec 2a प्लस हमें फाइंड करना था b, ठीक है। ओके तो यहाँ पर ना हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखा हमने cosec, ओके cosec यहाँ किया 2 इंटू a हो गया हमारे पास 10 प्लस हो गया हमारे पास 40 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास cosec, ओके, यहाँ पर हो गया हमारे पास 20 प्लस 40 कितना हो गया 60। अब cosec 60 की वैल्यू भाई साहब बताओ क्या होती है, 2√3 होती है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ये आंसर, तो cosec 2√3 हो गया हमारे पास। cosec 60 की वैल्यू क्या होगी, 2√3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा सोल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ था ही नहीं, जो भी था वो सब करो और फॉर्मूला रखो और सॉल्व हो गया, है ना। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर जो 24 है ये तो हमने कर लिया है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 के ही सेकेंड पार्ट में। तो यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा जूम कर दें।
ये कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स की यहाँ पर हमसे बात की जा रही है, ठीक है। पहली जो स्टेटमेंट है ये क्या कह रहा है, एज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा डिक्रीज। कह रहा है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो टेन थीटा की वैल्यू क्या डिक्रीज होगी। चलो एक बार हम बता देते हैं, इसमें बहुत सिंपल है ये तो। वैसे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, अब क्यों फॉल्स है उसको भी थोड़ा सा देख लो। अगर साइन थीटा की वैल्यू रखते हैं, थीटा की जगह पे हमने पहले लिख दिया 0, ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा की जगह पे हमने कर दिया 30, और यहाँ पर कर दिया हमने साइन थीटा की जगह पे कर दिया 45 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/√2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारी क्या हो रही, वैल्यू बढ़ रही है। साइन थीटा, साइन 0, 30, 45 में क्या हो रही, वैल्यू बढ़ रही। अगर इसी तरह हम लोग 10 की बात करें, किसकी बात करें, टेन थीटा की, तो यहाँ पर 10 में आ गए, तो यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर कर दिया हमने 10 में कितना 30 में, तो यहाँ पर हो गए 1/√3 हो गई, और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 10। ओके 45 की बात करें तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था, एज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, अगर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो टेन थीटा की वैल्यू क्या डिक्रीज होगी। देखो यहाँ पर क्या तुम्हें डिक्रीज दिख रही है, नहीं ना, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी बात, ये हमारी स्टेटमेंट जो है ना ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब इसी तरह इसके जो सेकंड वाले में है उसमें आ जाओ। यहाँ पर कह रहा है व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज ऑल्सो मैक्सिमम। कह रहा है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू जो मैक्सिमम होगी तो कॉस थीटा की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। भाई बिल्कुल भी नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखो एक चीज़ और, यहाँ पर किसकी बात की गई, 0 से लेकर 90 के अंदर, मतलब 0 से बड़ा हो 90 से छोटा। अगर 90 पे आ जाओगी तो भैया ठीक है इक्वल हो सकती है, मगर अगर 90 से कम हम लोग वैल्यू ले लेंगे 30, 45 है ना, और ऐसे हम लोग 60 लेंगे तो क्या होगा, हमारी मैक्सिमम नहीं होगी। इसको सिंपल से हम लोग फॉल्स बोलेंगे। तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, फॉल्स होंगे। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये क्या कह रहा है, आ 3.5 सेंटीमीटर कॉर्ड सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। आगे कह रहा है व्हाट इज द आर्क लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर। यहाँ पर क्या पूछा हुआ, आर्क लेंथ ऑफ द माइनर सेक्टर, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फिर यहाँ कह रहा है ड्रॉ अ रफ फिगर एंड शो योर स्टेप। हमें फिगर भी ड्रॉ करनी है और स्टेप भी लिख के बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे इसको ना थोड़ा आराम से समझना, ठीक है। जल्दीबाजी ना करो, आराम से सबको समझो ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो भाई साहब यहाँ पर ना हम लोग सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर हमने फिगर बनाया, एक सर्कल बना दिया, ये हमारा सर्कल हो गया, और यहाँ पर हमने बना दिया एक कॉर्ड हो गया, और यहाँ पर 60 डिग्री का हमारा एंगल बन रहा था। ये हमारा सर्कल का सेंटर हो गया, ये हमने यहाँ से मिलाया इसको यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया हमारे पास एंगल जो कि 60 डिग्री का, ठीक है। यहाँ बोल दिया ये O है, ये बोल दिया A है, ये हो गया हमारे पास B हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, इसको थोड़ा सा जूम करो फिर देखो। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करना है। तो इसको हम फॉर्मूला लिख देते हैं। सेक्टर, जब भी हमें लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर निकालना होगा तो फॉर्मूला होगा θ/360 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2πr हो जाएगा, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दिख रहा है θ/360 2π, ये क्या दिख रहा है, r दिख रहा है, ओके। चलो अब इसको और अच्छे से समझो। यहाँ पर हमें ये 60 पता है, अगर इसको ध्यान से देखें OA को तो ये क्या हमारी रेडियस है, और अगर हम लोग OB को ध्यान से देखें तो ये भी क्या है हमारी रेडियस है। अब हमें पता है कि ट्रायंगल में OAB क्या है, हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल होती है, तो इसके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब कि जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है ये आपस में इक्वल है, तो इस साइड के अपोजिट जो ये एंगल बन रहा है ये एंगल, और इस साइड के जो अपोजिट बन रहा है ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ये x होगा तो ये भी हमारा क्या होगा, x होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलो अब हम लोग यहाँ पर x निकालेंगे। अब बात आती है हम लोग x क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि भैया हमें लगाना है ये वाला फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले में हमें r फाइंड करना है। हमें r कहीं पता नहीं है, क्या फाइंड करना है, r हमें फाइंड करना है। तो r फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं, एंगल यहाँ पर निकालने वाले हैं। अब देखो हमें पता है कि जो कोई जब कभी भी हमारे पास जो ट्रायंगल होता है तो ट्रायंगल के अंदर जो एंगल होते हैं तो एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है कौन सा, यहाँ लिख दिया एंगल OAB, ये वाला एंगल,
और हमने लिख दिया प्लस एंगल ओ बी ए ये वाला एंगल, और हमने कर दिया प्लस एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल। इनका जो सम होगा वो कितना होगा भैया 180 डिग्री के बराबर होगा। अब ओ ए बी जो है, ओ ए बी ये कितना है 60 है, और एंगल ओ बी ए जो कि है x है, और ये भी एंगल हमारे पास x है, ये हो गया हमारे पास 180 हो गया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x, ये 60 प्लस का उधर चला जाएगा माइनस का, 180 माइनस 60 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 120 हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x, इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 60। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें जो 60 मिला वो क्या मिला है x है। x हमारे पास क्या है, ये भी x है, ये 60 हो गया, ये भी x है तो ये भी 60 हो गया। इसका मतलब ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए 60 हो गए। अब हमें पता है, अगर इसको ध्यान से देखो, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तीनों एंगल हमारे क्या हो गए 60 हो गए। अब हमें पता है जब कभी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल एक जैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है, हमने लिखा इन ट्रायंगल, ओके, इन ट्रायंगल नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलैटरल, ये क्या है हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये इक्विलैटरल क्यों है, क्योंकि इसके तीनों एंगल इक्वल हैं आपस में, गॉट इट। अब देखो हमें पता है कि इक्विलैटरल जो ट्रायंगल होते हैं उसकी तीनों साइड भी आपस में क्या होती, इक्वल होती, ये भी साइड इसके इक्वल होंगी, मतलब ये तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे। अब देखो क्वेश्चन ने बता दिया कि जो हमारे पास कॉर्ड है वो 3.5 है, तो भैया ये 3.5 है तो ये 3.5 होगी, और ये भी हमारी क्या होगी 3.5 होगी। अब हमें क्या मिल गई है, रेडियस मिल गई। अब रेडियस को उठाएंगे, फॉर्मूला इंपुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, बहुत सिंपल हो गया अब तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, थीटा, थीटा की जगह पे हम लोग 60 लिखेंगे। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कर दिया हमने 360 कर दिया, और इंटू कर दिया 2 इंटू पाई, पाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 22/7 कर दिया, और यहाँ पर r हमने अभी निकाला है जो कि है 3.5 है, ठीक है, ये है। अब हमने क्या किया, 0 से 0, 6 से ये 6 6 36 हो गया हमारे पास। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा 6, इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पर इसे पॉइंट हटा दिया, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया 10, तो 3 से करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इसको, इससे तो नहीं कटेगा मगर ये इससे तो ज़रूर कट जाएगा, तो यहाँ पर हम 10 ज़रूर कर देते हैं, तो 7 से करेंगे, 7 5 से 35 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको ऐसे रह दो, इसको ऐसे लिख दो, 3 रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 22, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 से 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 22, और डिवाइड में आ जाएगा 3 2 जाए, यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 3 कर दिया, इंटू 2 कर दिया, ये कर दिया हमने 11, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा, तो पॉइंट लगा देंगे 3 6 18, 3 6 18, यहाँ पर आ गया हमारे पास ये 3.66 सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर भाई एक एक चीज़ डीपली बताएंगे कि ये तीनों साइड क्यों इक्वल हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं, ये एंगल क्यों इक्वल हो रहे हैं, तो इस एंगल को हम लोग बोलेंगे क्या, ये सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो अब आते हैं हम लोग इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर कह रहा है सेमी सर्कल MON इज इंस्क्राइब्ड इन अनदर सेमी सर्कल, रेडियस OL ऑफ द लार्जर सेमी सर्कल is 6 centimeter. Find the area of the shattered segment in the terms of pi. Draw a rough figure and show your step. यहाँ पर हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये क्या कह रहा है कि देखो एक हमारे पास सेमी सर्कल है जिसका नाम MON है, वो इंस्क्राइब दूसरे से, मतलब एक MON नाम का जो सेमी सर्कल है वो दूसरे सेमी सर्कल के अंदर है, ठीक है। आगे कह रहा है जो रेडियस है OL वो है 6 सेंटीमीटर का, जो OL रेडियस है ये 6 सेंटीमीटर का है। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा यहाँ पर हमें लाइन ज्वाइन करनी, कहाँ से कहाँ तक, N से लेकर O तक एक ये लाइन ज्वाइन करनी है, और M से लेकर O तक एक ये लाइन ज्वाइन करनी है। अब यहाँ पर जब हम लोग ये ज्वाइन करेंगे लाइन को इस पॉइंट में, तो यहाँ पर बनेगा एक एंगल, तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब बात आती है कि ये एंगल 90 डिग्री का क्यों होगा, 60 का क्यों नहीं होगा। देखो ये 90 का इसलिए होगा क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है वो सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है। अब सेमी सर्कल के अंदर कभी भी कोई भी एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री का होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो, ये OL क्या है, हमारी रेडियस है, और अगर हम लोग ON की बात करें तो ये क्या है, ये भी हमारी रेडियस है। अब 2 मिनट के लिए अंदर वाले फिगर को भूल जाओ, सिर्फ बाहर वाले को देखो, तो ये क्या सर्कल का सेंटर है और यहाँ पर सर्कल को टच कर रही, तो ये क्या हो गई रेडियस। सेम
इसी तरह यहाँ पर ये भी क्या हो गई, रेडियस हो गई। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। अब आ जाओ यहाँ पर नीचे, यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ पाई। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, जो ये शेडेड सेगमेंट है ना, इसकी हमें एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर इसको ध्यान से देखो इसको, तो ये हमें क्या दिख रहा है, ये एक सेक्टर दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है, ये सेक्टर दिख रहा है, और ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमें सेगमेंट दिख रहा है। अगर इस सेक्टर में, ठीक है, इस सेक्टर में अगर हम लोग ये ट्रायंगल को माइनस कर दे, इस सेक्टर में, इस पूरे में देखो ये दिख रहा है, ये सेक्टर है इसे, ठीक है, और ये हमारा सेगमेंट है। इस सेक्टर में अगर हम लोग ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दे तो हमें ये शेडेड पार्ट मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो अब इसे करेंगे कैसे, उसको समझो। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो सेक्टर वाला, और फिर हमें उसे माइनस कराना पड़ेगा किसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल में। इतनी बात क्लियर है। तो चलो यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है उसको हम लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमने लिखा हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड वाला पार्ट है, और वाला। यहाँ पर हमें फाइंड करना है एरिया, एरिया ऑफ हमने कर दिया यहाँ पर शेडेड सेगमेंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है ना, यहाँ पे लिख देते हैं एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, ठीक है। इसमें इसका नाम दे देते हैं MON, जो एरिया ऑफ सेक्टर MON है, इसमें माइनस कर देंगे हम लोग एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका नाम है हमारे पास MON। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा 360 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पाई r स्क्वायर होगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझो, देखो यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेस और हाइट क्या होगी, ये 90 है, तो इसमें से कोई भी एक बेस मान लो, कोई भी एक हाइट मान लो, सिंपल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा है, थीटा की जगह पे हमारा एंगल क्या आ रहा था 90, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 90, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 360। पाई को बिल्कुल भी मत छेड़ो, इसको पाई रहने दो, और आर हमारे पास 6 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 6, या फिर लिख दो 6 स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। यहाँ लिखा 1/2 इंटू यहाँ पर b इंटू एच, मतलब b इंटू 6 इंटू यहाँ पर ये भी 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3, 6 18 आ गया हमारे पास, यहाँ पर माइनस किया, ये आ गया हमारे पास 18। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 9 4 जा चला जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 से जाएगा ये, ठीक है। ओके ओके, 2 से ये चला गया, 2 से ये चला गया, 2 से ये चला गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 2 से हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया ना, या फिर हमने कुछ यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, एक सेकंड, 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पर यही गड़बड़ किया था, है ना, 2 3 जा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 पाई आ गया, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास 9 पाई, और यहाँ पर आ गया -18। अब इसमें से 9 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो पाई -2 आ जाएगा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा किसका, 25 का सेकंड पार्ट का आंसर। यूनिट में लिखना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा सोल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन 25 हमारा हो गया कंप्लीट। अगर देखो यहाँ तक क्वेश्चन करने में कोई डाउट हुआ है तो हमें कमेंट करके बताओ। अब आगे हमारे पास आ रहा है सेक्शन सी को, तो यहाँ पर जो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है वो है 26, और ये कह रहा है द एलसीएम ऑफ 6 पावर 4, 8 पावर 2 एंड k इज 12 पावर 4, वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k, सो योर स्टेप। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 6 8 और 4 k है ना, 6 की पावर 4 8 पावर 2 k है ना, इसका जो एलसीएम है वो क्या है 12 पावर 4 है, ठीक है। और k एक पॉजिटिव इंटीजर है, और हमें k की स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है। अब देखो ये वैल्यू दी गई है हमें, जो 6 की पावर 4 और 8 की पावर 2, इसको हम पहले अच्छे से लिख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 6 की पावर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा, और यहाँ पर हमारे पास 8 पावर में है 2, ठीक है, और यहाँ पर हमें दे दिया गया है सिर्फ k, ठीक है, और इस k की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो कहा गया है इन तीनों का जो एलसीएम है वो है 12 की पावर 4 है, ये कहा गया है। अगर हम लोग 6 की पावर 4 को ऐसे लिख दें तो क्या कोई दिक्कत आ जाएगी, जैसे 3 2 जा 6 होता है, तो 2 इंटू हमने क्या लिख दिया 3 लिख दिया, या फिर ऐसा करो ओके, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 4 डायरेक्ट लिख दो, और 3 की पावर 4 हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, कोई दिक्कत। अब अगर हम लोग 8 स्क्वायर की बात करें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6
ये हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अगर हम लोग 12 को ऐसा लिखना चाहे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और मगर हम लोग करेंगे 3 4 जा 12 करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। और अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दे 2 की पावर 8 इंटू कर दे 3 की पावर 4 तो हमें कोई दिक्कत आएगी, है ना। अब हमने ये थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, इसको हम लोग ऐसे पहले देखो, इसको हम लोग ऐसे एक्सपेंड करो 2 इंटू 3 में, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ हो गया 3, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पावर 4। देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, 12 की पावर 4 हो गई, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जब ब्रैकेट खोलोगे तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8 और 3 की पावर 4 ही हो जाएगा। क्लियर, हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो है ना इसका एलसीएम ये है, तो हमें पता है कि जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो उसमें जिसमें सबसे ज़्यादा पावर लगी होती है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 2 की पावर 8। अब देखो 2 की पावर 4 यहाँ पर है, हाँ है, 2 की पावर 6 यहाँ पर है, बट यहाँ पर 2 की पावर 8 नहीं है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 2 की पावर 8 यहाँ पर आएगी। ये बात समझ में आ गई, बहुत ज़्यादा ये सिंपल है। एक बार फिर से देखो, यहाँ पर एलसीएम का पूरा खेल है। किसका खेल है, एलसीएम का। जैसे कि हम रेंडमली कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर कोई नंबर है और उसका जो हमने निकाला हुआ है वो हो गया 2 की पावर 4 लिख दिया, और यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर हो 3 की पावर 6 हो, और यहाँ लिख दिया हमने 8 की पावर 2 हो, कुछ भी लिख दिया। ऐसे ही कोई दूसरा नंबर है हमारे पास, वो हो सकता है 2 की पावर हमने ले लिया, यहाँ पर 6 कर दिया, 3 की पावर हमने कर दिया, जैसे कि हो सकता है यहाँ पर हो गया हमारे पास 9 हो गया, और यहाँ पर 8 की पावर हमने 8 ही लिखा, ठीक है। ये अब हमसे कहा जाएगा कि इसका एलसीएम निकालो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम निकालने के लिए इसमें देखते हैं क्या चीज़ कॉमन। जैसे देखा यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, फिर हमने देखा इनमें पावर किसकी ज़्यादा है, हमने देखा इसकी पावर ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 6। वैसे इसमें आ जाओ, इसमें देखा 3 है, यहाँ पर 3, इन दोनों में पावर किसकी ज़्यादा है, इसमें पावर ज़्यादा है 9 की, तो यहाँ पर 9 लिख दिया, है ना। और इस तरह इसमें आ जाओ, इन दोनों में पावर किसकी ज़्यादा है 8 की, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 8। ये बात समझ में आ गया कि हम लोग एलसीएम इस तरीके से निकालते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि इन दोनों का जो एलसीएम है वो 12 की पावर 4 है, तो हमने थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिखा। तो जब हमने इस तरीके से लिखा तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो ये नंबर है, इन नंबर में कहीं ना कहीं 2 की पावर 8 ज़रूर है, ठीक है। क्या है, 2 की पावर 8 ज़रूर है, तभी तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम है वहाँ पर 2 की पावर 8 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 6 है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 2 की पावर 8 आ गया। अब बात आती है 3 की पावर 4 की। देखो 3 की पावर 4 होगा, हो सकता है यहाँ पर लिया हो, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हो सकता है यहाँ पर 3 हो, ना भी हो, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या चाहिए था, हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी थी, तो जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई वो 2 की पावर 8 हो गई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पहले क्या करो, कोई 2 नंबर लो, उनका एलसीएम निकालो, ठीक है, फिर एलसीएम निकालने के बाद इसको सॉल्व करो। देखो ये प्रोसेस होता है डायरेक्ट, शुरू से हम लोग करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा, ये लास्ट वाला दे दिया गया, लास्ट से हम लोग पहले वाले निकाल रहे हैं, बस सिंपल है ना। एलसीएम में क्या होता है, हमें जैसे पता होता है कि इसका क्या है, इसका क्या, इसका क्या है, फिर हम लोग एलसीएम निकालते थे। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या कह दिया गया कि एलसीएम दे दिया गया, इससे ये बताओ, बस वही चीज़ है और कुछ भी अलग नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 26 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 27 है ये क्या कह रहा है, इफ m n n आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहा है जो m है, जो n है, वो क्या है, जीरोस है पॉलिनोमियल का। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विदाउट फैक्टराइजिंग द पॉलिनोमियल। देखो इनकी और इसकी, इन दोनों की हमें क्या वैल्यू निकालनी है विदाउट फैक्टराइज करके, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, इसको देख लो। ओके, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3x² माइनस x और -2 है ना, इसको हम लोग इसमें पहले करते हैं। बहुत सिंपल है ये। पहले हमें पॉलिनोमियल जो दिया गया उसको लिखेंगे। तो 3x² यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पर -x है, और यहाँ पर लिख दिया माइनस हमने 2 लिख दिया। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा 3। अगर हम लोग b की बात करें तो b हमारे पास क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ पर c क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 हो जाएगा, ठीक है, यही तो हो जाएगा हमारे पास। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो m और n है वो क्या है, जीरोस है। जीरो हम लोग किसे मानते थे, अल्फा और बीटा, ये हमारे जीरोस होते थे ना। अब इसकी जगह पे क्वेश्चन ने हमें बता दिया गया है, क्वेश्चन ने बता दिया कि जो m है और जो n है
वो क्या है, ज़ीरो है, क्या ज़ीरो है अब इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो अगर हम लोग m और n निकालें तो m प्लस n निकालें, वो क्या होता है, m प्लस n होता है माइनस b अपॉन होता है a, यही होता है ना। और देखो ये सम ऑफ क्या है हमारे पास ज़ीरोस, अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकाले m इंटू n तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास c अपॉन क्या होता है, a होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग a, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पर पहले इसको हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो m प्लस एन की वैल्यू क्या है कि माइनस ये है, यहाँ पर b हमारे पास क्या है -1 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने -1। यहाँ पर a की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 1/3 मिल गया, ठीक है। अब इसकी बात करें तो c हमारे पास -2 है और a है हमारे पास 3, तो ये आ गया हमारे पास m इंटू n आ गया -2/3। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें आ जाओ, हमें क्या फाइंड करना, पहले वाले की वैल्यू जो कि है यहाँ लिखी हुई है 1/m प्लस 1/n, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर mn मिल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा n प्लस m आ जाएगा, ठीक है। तो देखो m प्लस n, ओके, यहाँ पर आ जाएगा n, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास m हो जाएगा, ठीक है। n प्लस m बोलो या m प्लस n बोलो, यही है हमारे पास। कितना है यहाँ पर है हमारे पास 1/3 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1/3 कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है m इंटू n है, तो m इंटू n हमने क्या निकाला है -2/3 किया है। यहाँ पर -2 यहाँ पर हो गया 3, इसका इससे हो जाएगा और इसका इससे हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3, 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हमने लगता है कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या, एक मिनट, m प्लस 1 ये है, ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1/2, सही है, यही आना चाहिए। तो ये हो गया इसका फर्स्ट वाले का हमारा सोल्यूशन। अब इसी तरह हम लोग आते हैं इसी के सेकंड में। इसमें क्या कह रहा है, सेकंड वाला m² प्लस n²। तो यहाँ पर आ जाते हैं सेकंड वाला m² और यहाँ पर है हमारे पास प्लस n² है, ठीक है। m² और n², अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है, m प्लस n और इसका स्क्वायर -2mn हमने ये कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। क्या है m प्लस n का होल स्क्वायर -2mn, ये हो गया। अब यहाँ पर m प्लस n हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1/3 है, तो 1/3 का हमने स्क्वायर कर दिया 1/3 और यहाँ कर दिया स्क्वायर, माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये m इंटू n है वो क्या हो जाएगा हमारे पास -2 ये हो गया हमारे पास 3। तो यहाँ पर लिखा हमने 1/3, 3 = 9 हो गया, स्क्वायर हटा देंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस 2 2 हो जाएगा यहाँ पर 4 बाई यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, ठीक है। एलसीएम ले लो, यहाँ पर हो गया हमारे पास 9, यहाँ पर 1 प्लस 3 3 और 3 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 = 13/9 आ गया हमारा इसका आंसर, है ना। कितना सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फिर से एक बार हम लोग ये देख लेते हैं क्वेश्चन ने क्या था कि जो ये पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोस हैं वो है हमारे पास m और n है, ठीक है। अब ज़ीरोस और सम ऑफ ज़ीरो अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या लगाते हैं -b/a करते हैं, और जब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो लगाते हैं निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं c/a करते हैं। इससे हमने m प्लस n निकाल लिया, सम ऑफ ज़ीरोस निकालिए, और इससे हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकालिए, जो कि हमें ये मिला और ये मिला। अब जो भी हमें गिवन था उस जो भी हमसे पूछा गई थी वैल्यू जिसकी 1/m की और प्लस 1/n की, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली और सेम इसी तरह हमने इसकी वैल्यू निकाली। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा सॉल्यूशन, है ना। कितना सिंपल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो भाई साहब, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 28 है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द ग्राफ ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस इज शोन इन द फिगर। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास इक्वेशन है, और ये है हमारे पास ax + y + 8, ये वाली इक्वेशन, इससे हमारी ये लाइन बन रही, ठीक है। अब हमसे क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया, और कहा गया फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस, ठीक है। चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन से, है ना, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि क्वेश्चन ने पहले वाले में कहा है। अब बात आती है इसकी हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो अच्छा ये बताओ, ये ना, ये अगर हम लाइन की बात करें तो ये किस पॉइंट में आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर 5 लिखा है, किस एक्सिस में आ रहा है, एक्स एक्सिस में है, हमें दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस में है, मगर इसका कोऑर्डिनेट क्या है,
तो अगर इसका ध्यान से देखोगे तो गिनोगे, अगर जूम करके हम कोशिश करें जूम करने की, शायद आपको दिख रहा होगा, अगर इसको गिनोगे तो ये कहाँ पर आ रहा है, ये देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। मतलब ये आएगा हमारे पास 4,0 के पास, क्या आ जाएगा 4,0। अब ये देखो 4,0 है ना, तो 4 क्या है हमारा x है, और y क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हमें x मिल गया जो कि है 4। समझ में आ गया, हमें क्या मिल गया, x मिल गया 4। अब इस x को उठाएंगे और इस इक्वेशन में उठा के रख देंगे। देखो कैसे, वरना हमारे पास एक इक्वेशन दे दी गई जो कि है ax, ठीक है, प्लस यहाँ पर दे दिया गया y प्लस 8 और इक्वल्स टू क्या दे दिया गया है 0। ये हमें इक्वेशन दे दी गई। इतनी बात क्लियर है। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक हमने कोऑर्डिनेट निकाले है इसी इक्वेशन का, तो वो हमें मिला हुआ है 4,0। मतलब कि जो x है वो हमारा 4 है और जो y है भाई साहब वो 0 है। x की जगह पे हमने 4 लिखा तो ये हो गया a4 और यहाँ पर कर दिया हमने 0 प्लस 8 कर दिया इक्वल्स टू कर दिया 0। अब देखो यहाँ पर 8 प्लस का इधर आ जाएगा इक्वल के, तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर जो 4 है ये मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया -2। तो हमें जो a मिला है वो कितना मिला है, -2 मिल गया है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलो अब हमें a फाइंड करना था पहले वाले पार्ट में, पहले वाले क्वेश्चन में, तो a फाइंड कर लिया। सेकंड वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस। अब कह रहा है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, ये वाली इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन का इंटरसेक्शन किसके साथ हो रहा है, इस वाले के साथ हो रहा है। समझे, देखो फिर से समझो। यहाँ पर क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का पॉइंट फाइंड करो, मगर किसके बीच का इंटरसेक्शन, ये वाले इक्वेशन की लाइन के बीच का इंटरसेक्शन और इस वाली लाइन के बीच का इंटरसेक्शन का पॉइंट हमें फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाओ, इसी के पार्ट सेकंड में। तो यहाँ पर हमने अभी क्या निकाला, ए निकाला। ए हम लोग पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। देखो अभी ये आधी अधूरी इक्वेशन लग रही है ना, क्योंकि ए की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं थी अभी तक, अब पता चल गई, तो हम लोग ए की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर -2x हमें मिल गया और यहाँ पर हमें मिल गया +y + 8 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0, ठीक है। और हम इस इक्वेशन को बोलेंगे ये हमारी पहली इक्वेशन है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे आते हैं। आगे कहाँ पर आना है, आगे यहाँ पर हमारे पास एक और इक्वेशन दी गई। कहा गया है ना कि इस इक्वेशन की लाइन और इस इक्वेशन की लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट हमें वो वाला पॉइंट बताना है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन हम लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हमने 4x और यहाँ पर हो गया -3y और यहाँ पर हो गया हमारे पास -14 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। अब हमें इसे सॉल्व करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x को सेम करना पड़ेगा या फिर y को सेम करना पड़ेगा, कुछ भी सेम कर दो। मतलब कहने का यहाँ पर x 4 है तो यहाँ पे 4 कर दो, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 कर दोगे, तो ये एक चीज़ कट जाएगी, तो क्या होगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर x को सेम करोगे तो x कट जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको एक जैसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसमें करना चाहते हो इसमें करो, इसमें करना चाहते हो तो इसमें नहीं, इसमें ही करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो -4x, यहाँ पर आ गया +2y, 8 2 यहाँ पर हो गया 16 इक्वल्स टू कर दिया 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब ये इक्वेशन एक और हमें गिवन थी क्वेश्चन में, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 4x, यहाँ पर माइनस कर दिया 3y और यहाँ पर -14 इक्वल्स टू कर दिया 0। इसको सॉल्व करो, ये कैंसिल, इसको सॉल्व करो -y और इसको सॉल्व करो तो -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आ जाएगा 2, ओके, यहाँ पर प्लस का 2 आएगा, यहाँ पर y इक्वल्स टू आ जाएगा 2। ये कैसे आया, y हमने इधर भेज दिया इक्वल के, तो ये माइनस का तो था, इधर आ गया प्लस का, तो y इक्वल्स टू यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली है, 2, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको उठाएंगे और पहली वाली इक्वेशन में पुट करना है तो कर दो, अगर दूसरी में करना है तो कर लो, किसी में भी एक इक्वेशन में पुट कर लोगे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। हम क्या करने वाले हैं, पहली वाले में पुट करेंगे। तो हमने लिखा y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन यहाँ कर दिया हमने, कौन सी है जनाब, ये पहली, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास -2x, यहाँ कर दिया हमने +2 और यहाँ पर +8 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व किया तो 8 2 10 हो गया और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास कितना, ये माइनस का 10 आएगा, यहाँ पर x, यहाँ -2 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 5। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई है, यहाँ पर 5 मिल गई है,
ठीक है। y की वैल्यू हमें क्या मिली थी 2 और x की वैल्यू मिल गई हमारे पास 5। तो कहाँ पर किस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, तो वो पॉइंट हो जाएगी हमारे पास 5, 2। इस पॉइंट में ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा सोल्यूशन। आई होप समझ में आ गया। अगर कोई डाउट तो भाई साहब कमेंट करके तुरंत जल्दी से पूछो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 28 का दूसरा पार्ट और वाला, ठीक है। और अब यहाँ पर जो इसका सेकंड दिख रहा है इसमें आ जाओ। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अनुज एंड सफीना स्टार्टेड अ न्यू गेम जोन कंसिस्टिंग ऑफ 2 गेम शूटिंग एंड बॉलिंग। ये 2 गेम है इनके पास। दे रिलीज द फॉलोइंग रेट कार्ड ऑफ द कस्टमर। मतलब कह रहा है कि इन्होंने क्या किया कि रेट निकाल दिया कि कितने रुपए का कौन सा गेम है। अब यहाँ पर देखो, चार्ट को देखो ध्यान से। यहाँ पर कह रहा है कि अगर वो सिर्फ क्या खेलती हैं, एक गेम खेलती हैं, शूटिंग खेलती हैं या फिर बॉलिंग, इनमें से कोई नहीं। इन्होंने कहा है कि एक गेम खेली, अगर बॉलिंग वाला गेम खेल रही हैं तो यहाँ पर क्या होगा 60 रुपीज़ चार्ज करेंगे ये लोग। अगर ये लोग एक राउंड खेल रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं एक राउंड की, तो उसका चार्ज है 75 रुपीज़। और यहाँ पे कह रहा है अगर कॉम्बो खेल रहे हैं, 3 राउंड है शूटिंग के, 2 राउंड बॉलिंग के ले रहे हैं, तो इतने रुपए चार्ज पड़ेंगे। अगर ये लोग 4 राउंड लेंगे शूटिंग के और बॉलिंग के लेंगे 5 राउंड, तो इन्हें इतने रुपए पड़ेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, द प्राइस ऑफ द शूटिंग इज द सेम इन बोथ द कॉम्बो एंड द प्राइस ऑफ द बॉलिंग इज द सेम इन द बोथ कॉम्बो, ठीक है। हाउ मच मोर इज द प्राइस फॉर 1 राउंड ऑफ द बॉलिंग इन द सोलो पैक देन इन द कॉम्बो पैक। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, हाउ मच इज द प्राइस, ठीक है, हाउ मच इज द प्राइस फॉर 1 राउंड ऑफ बॉलिंग इज सोलो पैक देन द कॉम्बो पैक। मतलब क्या हो रहा है, कॉम्बो पैक में जो रुपए लग रहे हैं ना, और जो हमारे पास सोलो में रुपए लग रहा है ना, उनके बीच में जो डिफरेंस है, मतलब कितने रुपए ज़्यादा लग रहे हैं। देखो इसको ऐसे समझो, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, अच्छा इसको ऐसे समझो, अगर हम लोग कुछ एक चीज़ लेते हैं तो थोड़ी सी महंगी मिलती है। जैसे कि आप मान लो कि आपने शैम्पू का छोटा सा पैकेट लिया, ठीक है, तो वो कॉस्टली पड़ेगा। अब बड़ा वाला ले लोगे तो वो क्या होगा, उसमें ज़्यादा मिल जाएगी, तो थोड़ा हम लोग के लिए अच्छा रहेगा, मतलब कम कॉस्टली पड़ता है, ये हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो उसी तरह इसमें ये हो रहा है कि अगर हम एक गेम खोलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा रुपये लगेंगे, अगर कॉम्बो में खेलेंगे तो इसके हिसाब से हमें थोड़े कम रुपये लगेंगे, ठीक है। तो वही ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कॉम्बो के हिसाब से हम लोग खेलते हैं तो 16 रुपये में कितने रुपए ज़्यादा लग रहे हैं, ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा हुआ है। बॉलिंग में, वो भी बॉलिंग में कितने रुपए ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब इसे करेंगे कैसे, उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे इक्वेशन बनाएंगे, पहले हम लोग इक्वेशन बनाएंगे इन दोनों कॉम्बो से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, सेकंड वाला है, सॉरी हाँ सेकंड है, 28 का सेकंड। वेल यहाँ पर है थोड़ा सा तो यहाँ पर 28 का हमारे पास है और नंबर, कौन सा है, और नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या है, हमारे पास 3 राउंड है ना, कॉम्बो 1 वाले में आते हैं। तो यहाँ पर 3 राउंड है, किसका, शूटिंग को x कर देते हैं और बॉलिंग को हम लोग y बोलेंगे, तो प्लस कर दिया हमने 2y। अगर वो शूटिंग के 3 राउंड और बॉलिंग के 2 राउंड लेता है तो उसे कॉस्ट कितना पड़ रहा है, टोटल 285 रुपीज़ पड़ रहा है। और अगर वो दूसरे कॉम्बो की बात कर रहे हैं, अगर वो 4 शूटिंग का खेलता है और वो 5 बॉलिंग राउंड लेता है बॉलिंग के, तो उसे कॉस्ट पड़ेंगे 485 रुपये पड़ेंगे, इतना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से कुछ ना कुछ सेम करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि इसमें करते हैं मल्टीप्लाई 5 का और इसमें अगर मल्टीप्लाई करते 2 का, तो यहाँ पर हमारे पास सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 15x आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5 2 10 y हो जाएगा, इक्वल्स टू 5 5 25, 2 5 2 5 8 42 और 5 10 11 12 1 2 एक मिनट 5 2 10 42 49 1425 आ गया, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो 8x प्लस 10y और इसको करेंगे 5 2 10 16x 17 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 8 9 970 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भाई सब कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमें कितना मिलने वाला है, यहाँ पर मिल जाएगा 8 2 7, यहाँ पर हो गया 7x इक्वल्स टू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, 12 में 7 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर हमारे पास 13 में 9 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 4 5 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x से करेंगे 7 5 जा हो जाएगा 35, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 65 यहाँ पर हमें मिल गई है, ठीक है। x की वैल्यू 65 मिल गई है। मतलब क्या हो रहा था
कि यहाँ पर x 65 मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग y निकालते हैं। तो y हम लोग कैसे निकालेंगे, y निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू उठाएंगे और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे लिया है इक्वेशन 3x वाली, तो यहाँ लिखा 3x प्लस 2y, ये इक्वेशन ले ली, इक्वल टू 285 इसको लिया और इसमें x की वैल्यू पुट कर दी। तो 3 × 65 किया और हमने यहाँ पर कर दिया प्लस 2y इक्वल टू कर दिया 285 हमने कर दिया। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 हो गया और यहाँ पर हो गया प्लस हो गया 2y इक्वल्स टू 285 हो गया। यहाँ कर दिया हमने 2y इक्वल्स टू 285 माइनस हो गया 195। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, ओके यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 8 और 9 90 आ जाएगा। और यहाँ पर आ गया 2y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 45। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 45 मिल गई। अब देखो x हमें 65 मिला, y हमें कितना मिला, 45 मिला। अब हमें क्या बताना कितना ज़्यादा रुपए लग रहा था, अगर वो क्या खेलता है, बॉलिंग वाला खेलता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हमको मिल जाएगा 65, है ना, और माइनस कर दिया हमने 45। तो यहाँ पर कितने रुपए ज़्यादा हो जाएंगे हमारे पास, 15 रुपीज़ हो जाएंगे। और बस यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के सेकंड पार्ट का हमारा सोल्यूशन। कितना हो गया, 15 रुपीज़ हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, इक्वेशन बनानी थी और उसे मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके सॉल्व करके रख देना था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 28 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास क्वेश्चन 29। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 29 है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना। ये कह रहा है शोन बिलो इज अ सर्कल एंड टू कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर PQRS एंड QTUR ST SU एंड UT आर टेंजेंट टू द सर्कल, द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने ये कहा है कि हमारे पास ये एक स्क्वायर है और एक ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने ये बता दिया है कि हमारे पास जो ST है, SU है और UT है, ये क्या है, हमारी टेंजेंट है। देखो ST कहाँ है, ये पूरी हमारी ST है, सॉरी ये पूरी हमारी क्या है, ST है, ठीक है, और ये हमारे पास UT है और ये हमारे पास SU है या फिर US बोलो, एक बात है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। आगे कह रहा था साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। देखो ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग UT की बात करें, इस पूरे की बात करें तो ये भी 10 है, ठीक है। और अगर हम लोग RU की बात करें इस पूरे की, तो ये भी हमारी क्या है, 10 है। और ऐसे ही यहाँ पर इसकी बात करें तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये इसकी चारों साइडें हमारी क्या है, 10 सेंटीमीटर के। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर जो सर्कल दिख रहा है ना, इस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, जो कि हमें ये दिख रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये क्या है हमारे पास, ये एक सर्कल है और सर्कल की ये क्या है, रेडियस है NV, और हमारे पास जो दिख रहा है WN, ये हमारी रेडियस है। क्लियर हो गया। अब हमें करना क्या, हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस ही फाइंड करना। तो हम लोग मान लेते हैं ये हमारी x है, इसको हमने x कह दिया। अब देखो यहाँ पर ये 90 है, ये भी हमारा 90 है और ये भी हमारा 90 है। अब बात आती है कि ये दोनों 90 कैसे हो गए, तो ये देखो ये क्या है, हमारी ये टेंजेंट है। अब ये क्या है, रेडियस, रेडियस और टेंजेंट को टच करती है तो क्या होता है, 90 डिग्री बनता है। तो ये 90 हो गया, उसी तरह ये 90 हो गया, तो ये भी हमारा क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। अब ये चारों हमारे क्या है, 90 का, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमें NV और UW ये जो दिख रहा है ना, ये भी हमारा क्या है, स्क्वायर है। अब हमें पता है कि स्क्वायर की जो चारों साइडें होती है वो इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये भी x होगा और ये भी x होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x। तो हम लोग अब x को कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको फाइंड करने के लिए ना हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट को ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें किसकी, VT की, किसकी, VT की और YT की, तो ये क्या है, हमारी टेंजेंट है। और ये दोनों कैसी टेंजेंट है, ये ऐसी टेंजेंट है कि ये हमारी एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है। ये एक्सटर्नल पॉइंट है और ये हमारी टेंजेंट है, TV बोलो या फिर VT बोलो और YT बोलो। तो हमें पता है जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बनती है तो वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। जितनी ये होगी, मतलब जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी भी होगी। इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है कि VT की लेंथ कितनी है, VT की लेंथ कितनी है, ये कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे में से 10 में से x को माइनस कर देंगे, हमें VT की लेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ लिखा हमने, ओके, 10 माइनस कर दिया हमने यहाँ पर x, तो यहाँ पर हमें VT की लेंथ यहाँ पता चल गई। अब VT की लेंथ इतनी है तो हमें पता YT की भी लेंथ भी यही होगी, ये हो जाएगी 10 माइनस, ये हो गई हमारे पास x हो गई। इतनी बात क्लियर होगी। अगर इसी तरह हम लोग इसकी बात करें तो इसमें भी यही हो जाएगा। और हम लोग एक ये हमने देख लिया, और ये भी तो हमारी टेंजेंट है,
क्या है, ये भी हमारी टेंजेंट है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें एस डब्ल्यू की, तो ये एस डब्ल्यू हमारा क्या है, ये हमारे पास देखो एक ये 10 है और ये हमारी ये पूरी 10 है। देखो ये देखो ये S से लेकर U तक ये 10 है, ये 10 है, तो टोटल क्या हो गई 20 हो गई। ठीक है, ये हो गई 20। अब 20 में अगर हम X हटा देते हैं, मतलब X पार्ट मतलब W से U तक का पार्ट हटा देते हैं, तो हमें S से लेकर W तक का पार्ट मिल जाएगा, जो कि ये क्या दिख रही है, ये हमारी टेंजेंट है। तो ये हो जाएगी 20 माइनस हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर X। इतनी बात क्लियर हो गई, तो ये चीज़ समझ में आई। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं एस वाई की। तो यहाँ पर ना हमें एस वाई निकालना है। तो एस वाई हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, समझो। यहाँ पर एस वाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस यू से लेकर और यहाँ से अगर हम इसको ऐसे घुमा देते हैं 2 सेकंड के लिए, तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, एस यू और ये टी, इसको ध्यान से देखोगे ये क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमें अगर 2 साइड पता होती है, तीसरी साइड फाइंड करनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं किसका, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं तीसरी साइड निकालने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एस टी और इक्वल्स टू हमने कर दिया अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास यू टी स्क्वायर और यहाँ पर कर दिया प्लस एस यू स्क्वायर। ठीक है, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, ये पूरी एस टी की लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एस टी और यहाँ पर इक्वल्स टू यू टी, देखो कितना यू टी, यू से लेकर टी तक कितनी डिस्टेंस है 10 और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या है, एस यू, एस से लेकर यहाँ तक यू, तो एस से लेकर आर 10 है और आर से लेकर यू 10 है, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 और 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 400। ये कर दिया 4, तो यहाँ पर हमें जो एस टी मिली है वो कितना मिल गया हमें, अंडर रूट 500। कितना मिल गया हमें, 500 ये यहाँ पर मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से S से लेकर पूरी T तक की जो इसकी लेंथ है ये कितनी हो गई, अंडर रूट ये हो गई है 500 हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ST तो मिल गया है रूट 500। ठीक है, अब हम लोग अगर SY को निकाल ले तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा क्या X, और X हमारा क्या है, यहाँ पर है रेडियस। तो देखो अगर एस वाई की बात करें तो ये एस वाई और ये एस डब्ल्यू क्या है, हमारी टेंजेंट है और ये टेंजेंट हमारे एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है, तो इसका मतलब जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। तो ये भी हो जाएगा 20 माइनस हमारे पास एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एस टी जो है ये पूरी ये कैसे बन रही है, जब हम लोगों ने एस वाई है ना, एस वाई और प्लस कर रहे हैं वाई टी को, जब इसको हम लोग प्लस करेंगे तभी तो हमें एस टी मिलेगा। तो एस टी हमने अभी कितना निकाला, रूट 500। ये देखो रूट अंडर रूट यहाँ पर 500 हमने कर दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है एस वाई, अब ये एस वाई कितना है, ये है 20 माइनस एक्स। अब ये क्या है हमारे पास वाई टी हमारे पास कितना है, वाई टी हमारे पास 10 यहाँ पर है कितना, माइनस एक्स है, तो यहाँ कर दिया हमने 10, यहाँ कर दिया माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 और ये हो गया 30, और अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 2x आ जाएगा, और यहाँ पर है हमारे पास अंडर रूट 500 है। इतनी बात क्लियर हो गई। रूट जो 5 है, सॉरी रूट 500 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 × 10 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास 30 और यहाँ कर दिया माइनस 2x कर दिया। अब देखो रूट स्क्वायर से ये रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, मतलब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 10 हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास रूट 5 सिर्फ। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 30 और यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस और ये हो गया हमारे पास 2x हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अब किसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2 को। तो यहाँ पर अगर 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस एक्स और यहाँ पर हमारे पास 10 रूट 5 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 रूट 5 और ये हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 15 और ये हो गया हमारे पास माइनस एक्स हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो 15 माइनस एक्स है, एक्स को इधर ले आएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 15, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5 रूट 5 हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे 5 3 15 माइनस रूट 5। अब ये क्या हो गया, ये हो गया x और x को हमने क्या लेट किया हुआ था, हमने यहाँ पर लेट किया हुआ था रेडियस। तो रेडियस हमें कितनी मिल गई है 5 और ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 5। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया तो एक बार और इसको यहाँ पर समझ लो अच्छे से। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भैया ये हमारे पास 2 स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर देखो ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, अब हमें बताना है कि इस सर्कल के अंदर जो ये रेडियस है वो क्या है।
ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया कि क्वेश्चन ने बता दिया था कि जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर की, ये पूरी 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारे पर रेडियस बन रही है, ये रेडियस टच कर रही है टेंजेंट को, तो इसका मतलब यहाँ पर 90 हो रहा है, यहाँ पर भी 90 हो रहा है, यहाँ पर भी 90 हो रहा है। तो हमें यहाँ पर ये समझ में आया कि ये हो गया हमारे पास स्क्वायर NVUW, ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमने यहाँ पर रेडियस को लेट कर लिया x, ठीक है, रेडियस को जब हमने लेट किया x तो यहाँ पर सारी साइडें हमारी क्या हो गई, x हो गई। अब यहाँ पर हमने दूसरी चीज़ ये देखी कि यहाँ पर एक हमारे पास VT और YT ये हमारी टेंजेंट है और ये टेंजेंट हमारी एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट बनती है तो वो आपस में दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती है, उनका लेंथ मतलब बराबर होता है। तो जब हम लोग YT निकालेंगे, मतलब UT निकालेंगे, सॉरी VT निकालेंगे, तो VT कैसे निकालेंगे, इस पूरे में अगर हम x को माइनस करेंगे तभी तो हम लोग ये निकाल पाएंगे। तो जितना ये होगा उतना ये होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 10 - x आया तो 10 - x यहाँ पर भी आ गया। अब उसी तरह अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये भी हमारी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आया, देखो 10, ये पूरा 10, ये पूरा 10, 10 + 10 कितना हो गया, 20। अब 20 में WY पार्ट को हमें हटाना है तो 20 में -x कर दिया, तो हमें यहाँ पर S से लेकर W तक की टेंजेंट मिल गई जो कि है 20 - x। और वही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी, 20 - x ये है तो 20 - x S से लेकर Y तक भी हो जाएगी, क्योंकि ये भी दोनों हमारी टेंजेंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से ये बन रही है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब आगे आ जाओ। अब हमें ये देखो पता है कि यहाँ पर ये जो, अगर हम इसको ऐसे घुमा दें थोड़ी देर के लिए, तो हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि हमारे पास जो ये SUT है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड पता है, हमें तीसरी साइड नहीं पता थी। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो हमें तीसरी साइड मिल गई जो कि है √500। ये √500 ये ST है, पूरा ST, ये पूरी, ठीक है, ये पूरी जो टेंजेंट है ना ST वाली, ये √500 हमें मिल गई। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि हमें यहाँ पर x निकालना है, तो x निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर सिंपल सा ST है ना, ये पूरा ST इक्वल्स टू कर दिया SY + YT। जब हमने किया तो यहाँ पर तुरंत हमें आखिरी में मिल गया x की वैल्यू और यही x हो जाएगी हमारी क्या, रेडियस। और रेडियस इक्वल्स टू हो गया 5, यहाँ पर ब्रैकेट में 3 - √5। बस ये हो गया क्वेश्चन का हमारा आंसर। क्लियर हो गया इतनी बात। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 हो गया। अब आते हैं इसी के दूसरे वाले पार्ट में। अब यहाँ पर इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है ये कह रहा है इन द फिगर बिलो M and N आर द सेंटर ऑफ द टू सेमी सर्कल हैविंग रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली ST इज अ कॉमन टेंजेंट, ठीक है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया, इसमें पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। हमें PQ की लेंथ पूछी गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर PQ है कहाँ पर, ये देखो ये है हमारे पास PQ और इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है लेंथ। क्लियर इतनी बात। अब इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पर इसको फाइंड करने के लिए ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये सर्कल, इस सर्कल का क्या दिख रहा है, सेंटर है। अगर इसकी बात करें तो इस वाले सर्कल का सेंटर है, मतलब सेमी सर्कल का सेंटर है, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक जो रेडियस है वो 9 है और दूसरी रेडियस है 16। तो जाहिर सी बात है जो छोटे वाला होगा ना रेडियस वो 9 होगा और जो बड़ी वाली रेडियस होगी वो 16 होगी, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि N से लेकर Q तक, देखो स्केल मेरा टूट गया है मगर इसको काम हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम एक लाइन बना दें तो ये लाइन क्या होगी बताओ, इस लाइन को क्या कहेंगे, ये लाइन भी हमारी क्या होगी, रेडियस होगी। क्या होगी, रेडियस होगी। और अगर हम लोग यहाँ से लेकर इस पॉइंट P पॉइंट में एक लाइन बना दें तो ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेडियस। अब हमें पता है कि रेडियस टेंजेंट को टच करती है तो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हमारा बन गया। तो देखो ये भी रेडियस है तो ये 9 सेंटीमीटर की हो गई और ये भी रेडियस है तो ये पूरी रेडियस हो गई हमारी 16 सेंटीमीटर की। बट अब बात यहाँ पर आती है कि ये PQ निकलेगा कैसे, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन और हम लोग ज्वाइन कर देंगे M से लेकर यहाँ पर, और इसमें कोई भी नाम रख दो इसका, ये जिस लाइन पे ये टच कर रहा है ना इसमें, इस पॉइंट में कोई भी नाम लिख दो। जैसे कि यहाँ पर A नहीं है ना, हम A बोल देते हैं कि ये A पॉइंट है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ना अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये 90 है, ये 90 है और ये भी हमारा क्या होगा, 90 होगा। ये चारों हमारे 90 होंगे क्योंकि ये हमारा क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या है, PM है, ठीक है। तो जो ये PM 9 है तो ये हमारा QA भी क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि भैया रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। ये 9 है तो ये भी 9 हो गया। तो अगर हम लोग बात करें AN की तो AN कितना हो जाएगा, हमें पता है कि ये पूरी है 16, ठीक है, और यहाँ Q से लेकर A तक ये हमारा 9 है। 16 में अगर हम लोग 9 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा यहाँ पर 7। कितना मिल जाएगा, 7। तो यहाँ पर A से लेकर N तक हमारा क्या हो गया, 7 हो गया,
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके आगे देखो, अब देखो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें ये लाइन मतलब ये जो साइड दिख रही है, ठीक है, और अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें MAN को, ये देखो 90 है तो ये भी हमारा क्या होगा 90 होगा। अगर हम सिर्फ इसको ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब हमें पता है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली साइड हमें पता है और हमें M से लेकर N तक ये वाली साइड पता है, और अगर हम लोग इसकी ये वाली साइड निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा। अब कहोगे हमें तो ये फाइंड करनी है, ये क्यों निकालें, तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारे पास रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अगर हमने MA निकाल लिया, क्या निकाल लिया MA, तो जितना MA आएगा उतना ही हो जाएगा हमारा PQ, ठीक है। तो अब बात आती है MA निकाले कैसे, तो देखो हमें पता है कि इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड हमें पता है, तीसरी निकालनी है। और जब कभी भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल में तीसरी साइड निकालनी होती है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम लोग इसको हम लोग माइनस करते हैं, तो माइनस करने में हमें क्या मिलेगा, देखो ये 25 का स्क्वायर 625 होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 4 60 576 हो जाएगा, ठीक है। 5 यहाँ पर कितना आ जाएगा 76। अब बताओ 576 किसका स्क्वायर होता है, 576 होता है 24 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 24। तो MA जो है ना, ये MA ये हमें मिल गया है 24, और जो MA होगा वो बराबर होगा किसके, PQ के। तो यहाँ पर हो गया PQ, तो यहाँ पर ये दोनों हो गए 24, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर किसका 29 का हमारा आंसर जो कि है 24, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, देखो कितने इजीली यहीं पर हमने सॉल्व कर दिया, पेपर की ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रूव दैट sin पावर 4x माइनस sin पावर 4x अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू दिस। हमें ये प्रूफ करना बहुत सिंपल है, तो चलो इसे करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसमें हम लोग सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला, जो कि है यहाँ पर cos पावर 4x, और फिर यहाँ पर है माइनस साइन, यहाँ पर हो जाएगा पावर 4, यहाँ पर हो गया x, डिवाइड में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10x हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्लियर। पहले इसको लेके सॉल्व करेंगे फिर इसको लेके सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, cos पावर 4x, और यहाँ पर लिखा है sin पावर 4x, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स, यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर, माइनस कर दिया यहाँ पर हमने साइन, यहाँ कर दिया स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर भी कर दिया हमने होल स्क्वायर। डिवाइड में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10x हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी, और ये हो गया हमारे पास a प्लस बी। देखो ये a स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस, यहाँ कर दिया स्क्वायर एक्स, माइनस कर दिया हमने साइन, यहाँ कर दिया स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ कर दिया प्लस साइन, यहाँ पर भी हो गया हमारे पास स्क्वायर एक्स हो गया। अब डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 10x हो गया। क्या हो गया 1 माइनस 10x हो गया। अब ये जो 10x है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10x का फॉर्मूला क्या होता है, ओके tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसमें ना हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा मतलब साइन एक्स अपॉन यहाँ लिख दिया हमने कॉस एक्स कर दिया। यहाँ पर 1 एलसीएम लिया, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस, ओके कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस आ जाएगा हमारे पास साइन, यहाँ पर आ जाएगा एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया हमें कॉस स्क्वायर एक्स मिला, माइनस कर दिया हमने साइन, यहाँ पर कर दिया स्क्वायर एक्स कर दिया, और इस ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस हो गया यहाँ पर साइन स्क्वायर, यहाँ कर दिया हमने एक्स। डिवाइड में आ जाओ तो यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस एक्स हो गया। इतनी बात क्लियर है। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऊपर भेजते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर कॉस है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस, एक सेकंड, हाँ ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया और साइन स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, कॉस स्क्वायर एक्स है और प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस कर दिया हमने साइन, यहाँ पर हो गया स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास एक्स, डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास, चलो इसमें यहाँ पर हमने सीधे मल्टीप्लाई में 1 लिख दिया।
ठीक है। और डिवाइड में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस कर दिया हमने साइन एक्स डिवाइड में कर दिया हमने कॉस एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा, और कुछ तो इसमें बदलेगा नहीं। अब यहाँ पर फिर से इसको अगर ध्यान से हम लोग देखते हैं, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, इसको एक सेकेंड इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें फिर से ये हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ए माइनस बी ये ए प्लस बी हो रहा है, तो यहाँ पर फिर से हम लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस यहाँ पर हो गया साइन एक्स, और यहाँ पर फिर से हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स, यहाँ पर कर दिया हमने प्लस, यहाँ कर दिया हमने साइन एक्स कर दिया, ठीक है, ये हमने कर दिया। डिवाइड में आ जाओ तो यहाँ पर क्या लिखा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ कर दिया हमने कॉस एक्स माइनस कर दिया हमने साइन, यहाँ कर दिया एक्स, डिवाइड में आ गया हमारे पास फिर से कॉस एक्स। अब देखो अब क्या होगा ना, कॉस ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो चलो इसको हम भेज देते हैं यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस एक्स, हम एक एक स्टेप करके यहाँ पर दिखा रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना होना। और यहाँ पर आ गया हमारे पास, यहाँ हो गया हमारे पास कॉस एक्स हो गया, और प्लस हो गया हमारे पास यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये कॉस यहाँ पर डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस एक्स हो गया। अब डिवाइड में क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा कॉस एक्स, यहाँ पर हो गया माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग इससे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर से बचेगा हमारे पास कॉस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ कर दिया हमने साइन, ये हो गया हमारे पास एक्स हो गया, ठीक है। ये आ गया जब हमने किसको सॉल्व किया, हमने सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड वाले को, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं राइट हैंड साइड वाले को, जो कि है हमारे पास कॉट एक्स प्लस 1, और यहाँ पर है सेक एक्स प्लस इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इसको लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं कॉट एक्स, यहाँ कर दिया कॉट एक्स प्लस 1 किया, और डिवाइड में आ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेक एक्स, यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक, ये हो गया हमारे पास एक्स हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचो यहाँ पर क्या है कॉट एक्स है, तो कॉट का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगा दें, मेरा काम बन सकता है। जैसे कि कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन हो जाएगा साइन, यहाँ कर दिया हमने साइन, ठीक है, यहाँ पर +1 है, ये कर दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है सेक का फॉर्मूला क्या हो जाता है 1 कॉस होता है, तो यहाँ पर 1 कॉस कर दिया, और कॉसेक का क्या होता है 1 क्या होता है यहाँ पर, ओके साइन होता है, तो 1 यहाँ पर साइन कर दिया। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, देखो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स, और यहाँ पर प्लस साइन है ना, क्योंकि हम यहाँ पर एलसीएम लेने वाले हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन, और डिवाइड में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1 ये हो जाएगा कॉस, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि चलो इसको पहले ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर हमें दिख रहा है कॉस एक्स दिखा, प्लस हमने कर दिया साइन, और फिर हमने यहाँ पर इसको ऊपर भेजा, तो ये हो गया हमारे पास कॉस, ये हो गया हमने लिख दिया साइन, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में साइन एक्स हो गया, और डिवाइड में क्या बचा हमारे पास सिर्फ साइन बचा, तो यहाँ पर हो गया साइन से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है हमारे पास कॉस एक्स, और यहाँ पर बचा हमारे पास कॉस एक्स प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन एक्स हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो जब हमने इसको सॉल्व किया, इस वाले पार्ट को, ये वाले को, राइट हैंड साइड वाले को, तो हमें क्या मिला, ये मिला कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर जब हमने इसको सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड वाले को, तब हमें क्या मिला कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों हमारी क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है, क्योंकि दोनों को सॉल्व करने में सेम चीज़ ही आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 30 हो गया। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 बचा है, ये आपको हम देंगे तब जब आप हमें कॉमेंट करके कहेंगे, ठीक है। अब जब आप कॉमेंट करोगे, कॉमेंट करके आप बताओ कि आपको ये चाहिए, अगर चाहिए तो कमेंट करो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। अगर आपको इसका सलूशन चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ, हम इसको अपलोड कर देंगे। और बाकी काम हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि सेक्शन डी बचा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। पूरा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जितने भी हमारे पास क्वेश्चन बचे हुए हैं। और यहाँ पर अगर आपको इसको सलूशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।